मैं उन दिनों इंस्पेक्टर था। अपनी मुलाजमत के दौरान मैं काफ़ी नेक नाम और ज़हीन इंस्पेक्टर के तौर पर मशहूर था। मैंने बहुत सी वारदातों का सुराग लगाया था। उन दिनों मैं जेवरात की चोरी के केस पर काम कर रहा था। मुखबिरों ने मुझे इत्तला दी थी कि जेवरात कब्रिस्तान के किसी हिस्से में छुपा दिए गए हैं। वो कब्रिस्तान शहर का बड़ा कब्रिस्तान था और जेवरात के चोर किसी मुनासिब मौके पर उन्हें निकाल ले जाने की फिक्र में थे। इस इत्तला पर मैं होशियार हो गया और मैंने तारीक रातों में कब्रिस्तान की निगरानी शुरू कर दी। उस रात मैं एक टूटी हुई कब्र में छुपा हुआ था। तकरीबन 12:30 बजे थे। चारों तरफ हू का आलम तारी था। भयानक सन्नाटा दिमाग में चुभ रहा था और मैं अपनी मुलाजमत के बारे में सोच रहा था कि इस मुलाजमत की वजह से मैं इस वक्त, जबकि लोग ख्वाबों में मस्त थे, एक टूटी कब्र में बैठा अनजान लोगों, चोरों का इंतजार कर रहा था। मैं अपने ख्यालात में गुम था कि मुझे अचानक कदमों की चाप सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। मेरी नज़र खुद ब खुद उस ऊंची मज़ार की तरफ उठ गई जो किसी नामालूम बुजुर्ग की थी। उस मज़ार पर कोई इमारत नहीं थी, सिर्फ एक ऊंचा चबूतरा था जिस पर चूने से बनी हुई एक कब्र थी। मज़ार के करीब मैंने एक इंसानी साया देखा जो सर से पांव तक सफ़ेद लिबास में था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में चोरों का ख्याल आया। मैंने पिस्तौल निकाल ली और गौर से उस साए की तरफ देखने लगा। अब मैं उसे बखूबी देख सकता था। उसकी दाढ़ी लंबी थी और हाथ में एक तस्बीह दबी हुई थी। सफ़ेद साया उस कब्र के सामने 2 जानू हो गया और फिर उसके दोनों हाथ बुलंद हो गए। शायद वो मज़ार पर फातिहा पढ़ रहा था। मेरा ख्याल बदल गया और मैं खामोशी से उसे फातिहा पढ़ते देखता रहा। मेरे जहन में खौफ और दहशत का शाइबा भी नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं ज़रूर उछल पड़ा जब मैंने किसी स्याह चीज़ को उस सफ़ेद साए पर छलांग लगाते देखा। और ये स्याह चीज़ एक खूनख्वार बिल्ला था। हाँ, एक शैतानी बिल्ला जिसकी भयानक आंखें कंदील की तरह जगमगा रही थीं। बिल्ले ने सफ़ेद लिबास वाले की आंखों पर हमला किया था, लेकिन उसका हमला कामयाब नहीं हो सका। दूसरे ही लम्हे सफ़ेद लिबास वाला खड़ा हो गया। उसने होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाया और बिल्ले की तरफ फूंक मार दी। बिल्ला ज़मीन पर लौटने लगा, लेकिन बहुत जल्द वो संभल गया और एक तरफ खड़ा होकर सफ़ेद लिबास वाले को कीनातोज़ नज़रों से देखने लगा। सफ़ेद लिबास वाले ने कहा, मैं तुझे फना कर दूंगा मरदूद शैतान। उसकी आवाज़ बेहद अजीब थी और पहली बार मुझे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। उस वक्त मैंने अपने हाथ पांव से जान निकलती महसूस की जब मैंने उस बिल्ले को इंसानी आवाज़ में बोलते सुना। वो कह रहा था, ये तो वक्त बताएगा शाह साहब कि कौन किसको फना करता है। तूने मेरी तमाम इबादत में दखल कर दी है। अब हम दोनों में से एक ही बाकी जिंदा रहेगा। और फिर अचानक मेरे कानों में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी और मैं उछल पड़ा। ये मेरे मुखबिर थे जो शायद चोरों का ताक़ुब करते हुए कब्रिस्तान में पहुंच गए थे और चोरों ने उन पर फायरिंग की थी। सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी निगाह दूसरी तरफ हुई थी और दूसरे लम्हे मैंने पलट कर देखा तो ना वहां वो सफ़ेद बिल्ला था और ना वो सफ़ेद पोश बुजुर्ग थे। बाद में चोर गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन मेरे जहन में वे वाक़यात, यानी वो सफ़ेद पोश बुजुर्ग और वो खूनख्वार बिल्ला, काफ़ी दिनों तक गर्दिश करते रहे और फिर मैं उन्हें भूल गया। कई माह गुजर गए। एक दिन मैंने एक अजीब खबर सुनी और वो खबर ये थी कि मेरे दोस्त रईस का अचानक इंतकाल हो गया और रुखसार की आंखें ज़ाया हो गईं, यानी रईस की बीवी की आंखें ज़ाया हो गई थीं। दर हकीकत ये खबर सुनकर मैं साकित रह गया था, क्योंकि उन लोगों से मेरे बड़े गहरे ताल्लुकात थे और अक्सर उनसे मुलाकातें होती रहती थीं। बहरहाल मैं फ़ौरन अस्पताल पहुंचा जहां रुखसार मौजूद थीं। वहीं से मुझे रईस की लाश के बारे में मालूम हुआ जो मुर्दा खाने में मौजूद थी। डॉक्टरों के ख्याल के मुताबिक वो इंतहाई हैरत अंगेज़ लाश थी। उनका ख्याल था कि रईस के इंतकाल को कम से कम 4 महीने हो चुके हैं। उन्होंने लाश मुझे दिखाई और मैं भी हैरान रह गया। वो एक सूखी हुई लाश थी। जिस्म का गोश्त मुकम्मल तौर पर सूख गया था और जगह जगह हड्डियां साफ निकल आई थीं। लेकिन रईस के मुलाजिमों का कहना था कि वे रात तक ठीक ठाक थे। इसके अलावा दूसरे बहुत से लोगों ने भी ये तस्दीक कर दी कि वे सिर्फ चंद दिन कब्ल रईस से मिले थे। बहरहाल ये वाक़यात एक मुअम्मा थे। दूसरी तरफ रुखसार मुसलसल बेहोश थीं। लाश की तकफीन कर दी गई और जब रईस की बेगम होश में आई तो वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठीं। चुनाचे ये राज ही रहा और वक्त गुजरता रहा। रुखसार का इलाज हो रहा था। उनकी आंखें मुकम्मल तौर पर ज़ाया हो चुकी थीं और दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं हुआ था। वे आम तौर पर खामोश रहती थीं। बहरहाल मैं रुखसार से मिला। उनका दिमाग अब बिल्कुल ठीक था। मेरे तारुफ कराने पर वो मुझे पहचान गईं और बड़े इत्तेफाक से मिली। अपने शौहर रईस को याद करके उनकी बेनूर आंखों से आंसू बह निकले।
मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि मैं उनकी हर किस्म की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा कि दरहकीकत उन्हें किसी चीज़ की हाजत नहीं है और वे बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझसे ये दरख्वास्त भी की कि बस मैं उनसे मिलता रहूं। चुनाचे मैं उनसे मिलता रहा और एक दिन मैंने उनसे उन वाक़यात के बारे में पूछ लिया। मेरे सवाल पर वो खामोश हो गईं। फिर कहने लगीं, दुरानी भाई, आप मेरे शौहर के दोस्त हैं और मुझे अपने भाई की तरह अजीज़ हैं, लेकिन इस सिलसिले में मेरी ज़बान बंद ही रहने दें। मैंने अफसोस करते हुए कहा कि शायद वे मुझ पर एतबार नहीं करती हैं। बहरहाल फिर मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। मैं उससे हफ्ते में एक बार ज़रूर मिलता था, लेकिन एक बार मशरूफियत की वजह से मैं कई हफ्तों तक उससे न मिलने जा सका। आखिर उसने एक मुलाजिम को भेजकर मुझे बुलवाया। उस वक्त तक मैं फारिग भी हो चुका था। मैं चला गया और उसने मुझसे इतने दिनों तक न मिलने की शिकायत की। मैंने अपनी मशरूफियत के बारे में उसे बताया, लेकिन वो मुतमईन न हुई और कहने लगी, मैं समझती हूँ दुरानी भाई कि आप उस दिन से नाराज़ हैं जब मैंने वाक़यात बताने से इनकार कर दिया था, लेकिन उस वक्त मैं मजबूर थी और अब मैं मजबूर नहीं हूँ और वो वाक़यात मैं अब आपको बता सकती हूँ। मैंने इस बात पर खुशी का इजहार किया। वो कहने लगी, दुरानी भाई, क्या आपने कभी ये भी सोचा कि मेरे ये हालात किस तरह हो गए हैं जबकि रईस की वहाँ ऐसी हैसियत नहीं थी? इसके अलावा दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है, तो फिर ये ऐशो इशरत और ये कोठी कार वगैरह कहाँ से आई? मैं इस बात पर खामोश रहा। जाहिर है इस सिलसिले में मैं क्या जवाब दे सकता था। वो खुद ही बताने लगी, ये भेद मैं किसी को नहीं बता सकती थी, लेकिन आपके लिए इजाज़त तो ले ली है। मैंने हैरत से पूछा, इजाज़त किससे ली है? उसने कहा, अपने भाई से। मैंने फिर हैरत से कहा, भाई से? लेकिन मुझे तुम्हारे किसी भाई के वजूद का इल्म नहीं है। कहने लगी, किसी को भी नहीं है दुरानी भाई, लेकिन बहरहाल मेरा एक भाई है। उसने पुरस्रार मुस्कुराहट से कहा और मैं हैरत से उसकी शक्ल देखता रहा। उसने कहा, मेरे भाई ने ही मेरे लिए सब कुछ मुहैया किया है और मैं सुकून की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। रुखसार ने मुझे बताना शुरू किया। ये एक पुरस्रार रात की कहानी है। बड़ी भयानक रात थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था। उस रोज़ मंगल था और मंगल को हमारे दोनों मुलाजिम छुट्टी करते थे। घर में सिर्फ मैं और रईस थे। तुम्हें मालूम है दुरानी भाई कि रईस दिल के मरीज थे। कई बार उन पर दिल के जानलेवा दौरे पड़ चुके थे। हम लोगों ने रात का खाना खाया। उस दिन मैंने अपने हाथ से रईस की पसंदीदा चीज़ें पकाई थी। रईस ने उनकी बड़ी तारीफ की और फिर हम अपनी ख्वाबगाह में आ गए। रईस मुझसे बात कर रहे थे कि अचानक उन्हें दिल का दौरा उठा। उन्हें सख्त तकलीफ हो रही थी। बाहर सख्त बारिश हो रही थी। शायद आपको याद हो, उस रात की बारिश से बड़ी तबाही फैली थी और तालाब वाले मंदिर की छत गिर गई थी, जिसके नीचे कई आदमी दबकर हलाक हो गए थे। मैंने जवाब दिया, हाँ, मुझे वो हलनाक रात याद है। रुखसार ने फिर कहा, ये उसी रात की बात है। रईस का दौरा शदीद तरीन था। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और मैं सख्त परेशान थी कि क्या करूं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुलाजिम भी घर पर मौजूद नहीं थे कि उनसे डॉक्टर को बुलवा लेती और बारिश सख्त होती जा रही थी। रईस के हाथ पांव अकड़ गए। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी ज़बान ऐंठ गई थी और फिर अचानक उनकी गर्दन एक तरफ ढलक गई और मैं खौफ से चीख पड़ी। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे रईस मर गए हों। उसी वक्त हवा के झक्कड़ से रईस के सिरहाने की खिड़की खुल गई और ये कहते हुए रुखसार के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने चंद लम्हे सांस दुरुस्त की और फिर कहने लगी, मैंने देखा कि वो एक स्याह खौफनाक बिल्ला था। खौफनाक बड़े बड़े बालों वाला बिल्ला जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। बिल्ले ने खिड़की से अंदर छलांग लगा दी और मैं दहशत से चीख पड़ी। उस बिल्ले की आमद सख्त हैरत अंगेज थी, क्योंकि उस खिड़की तक पहुंचने का आम रास्ता भी नहीं था। मैंने सुन रखा था कि मौत मुख्तलिफ अशकाल में आती है और उस वक्त मेरे जहन में यही ख्याल था। चुनाचे मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और मैं चीखती हुई बाहर भागी। न जाने किस तरह मैं बरामदे में पहुंची। बारिश उसी तरह जारी थी, लेकिन मुझे कुछ होश नहीं था। हमारे मकान से थोड़ी दूर एक वकील साहब का मकान था। मैं उस मकान तक जा पहुंची। इंतहाई कोशिश के बाद वकील साहब जागे और मैंने उन्हें रो रो कर रईस के बारे में बताया। वकील साहब नेक आदमी थे, फौरन मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए और फिर मैं दोबारा रईस के कमरे में दाखिल हो गई। लेकिन मैंने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। रईस तकिए से कमर लगाए नीम दराज थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगे। मैंने उनकी ज़िंदगी बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और उसके बाद वकील साहब से माजरत की कि मैंने उन्हें इस तूफान में तकलीफ़ दी। वकील साहब वापस चले गए। रईस ने मुझे बताया कि अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बहरहाल दूसरे दिन सुबह बिल्कुल पुरसुकून थी और फिर एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन उसके बाद मैंने रईस में ज़बरदस्त तब्दीलियां महसूस की। मुझे उनकी आगोश अजनबी मालूम होती थी। मुझे उनकी आवाज़, उनकी एक एक हरकत अजनबी लगती थी। मैंने इस बात पर रईस को टोका और उन्हें मालूम किया, लेकिन वो मुस्कुराकर टाल जाते और कह देते कि बीमारी ने उनके जहन पर बुरा असर किया है। वक्त गुजरता गया। रईस की सेहत अब काबिल रश्क थी।
उनके बाल जवानी में ही सफ़ेद हो गए थे, लेकिन सेहत बहुत उम्दा थी। इस शदीद दौरे के बाद उनकी सेहत कुछ और बेहतर होने लगी, लेकिन न जाने क्यों मेरे जहन में एक बेकली सी रहती थी, एक पुरअसरार बेचैनी जिसका मफहूम मैं नहीं समझ सकती थी। रईस मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे, लेकिन मुझे उनके जिस्म से अजनबियत सी आती थी। 2 माह यूं ही गुजर गए और फिर एक दिन एक हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया। उस रोज़ रईस घर में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। मैं बरामदे में कुर्सी डालकर कोई नॉवल पढ़ रही थी कि मैंने दरवाजे में एक बूढ़े फ़कीर को देखा। उस बूढ़े फ़कीर ने मुंह से कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखते रहे। मैंने इशारे से उन्हें अंदर बुलाया और वे ठहरे हुए कदमों से अंदर आ गए। मैंने उनसे पूछा, बाबा मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? लेकिन वे अजीब से अंदाज में चारों तरफ देखने लगे। मैंने फ़कीर से कहा, बाबा आपको किसी चीज़ की हाजत हो तो मुझे बताइए। न जाने क्यों मैं उनकी शख्सियत से मरूब हो गई थी। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डाल दी और कहने लगे, मुझे तुमसे कुछ मालूम करना है बहन। मैं इन जुमलों पर हैरान रह गई। बजाय कोई चीज़ तलब करने के वे मुझसे कुछ मालूम करना चाहते थे। बहरहाल मैंने आमादगी जाहिर की तो वे बोले, मेरा एक दुश्मन यहाँ छुपा हुआ है, मैं उसे तलाश करना चाहता हूँ। मैंने हैरत से कहा, दुश्मन? वे बोले, हाँ वो मेरा दुश्मन है और कई बार मेरे हाथों से बचकर निकल गया है। क्या तुम मुझे अपने खानदान के अफराद के बारे में बता सकती हो कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? मैंने अपने दोनों मुलाजिमों के बारे में उन्हें बताया और फिर उनसे मिलवा भी दिया। फ़कीर उन्हें देखते रहे और मुंह से कुछ नहीं बोले। अब सिर्फ मेरे मियाँ रईस साहब रह गए थे। मैंने फ़कीर को उनके बारे में बताया और कहा कि अगर फ़कीर चाहें तो दोबारा आकर मेरे मियाँ से मिल सकते हैं। फ़कीर ने मेरा शुक्रिया अदा किया और चले गए। रईस वापस आ गए। उस वक्त मैंने डिनर की मेज़ पर उनसे फ़कीर का तज़किरा कर दिया। फ़कीर के बारे में सुनकर नवाला उनके हाथ से छूट गया। उन्होंने मुझे गौर से देखते हुए फ़कीर का हुलिया पूछा और मैंने उन्हें बता दिया। रईस बहुत बेचैन हो गए और मेरे इसरार पर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। अलबत्ता सख्त लहजे में कहने लगे कि अब वो बूढ़ा फ़कीर यहाँ ना आ सके। अगर मैंने उसे बुलाया और उससे बात की तो वो मुझे सज़ा देंगे। रईस ने इतने सख्त लहजे में इससे पहले कभी बात नहीं की थी। मुझे इस बात पर भी सख्त हैरत हुई थी, लेकिन रईस की परेशानी देखते हुए मैंने कुछ न कहा। काफ़ी दिन गुजर गए। फिर एक दिन वो फ़कीर मुझे दोबारा नजर आए। इस बार उन्होंने अंदर आने की इजाज़त भी नहीं मांगी थी। न जाने क्यों मैं रईस के मना करने के बावजूद उनसे रुखाई से पेश ना आ सकी, बल्कि मैंने इंतहाई खुश अखलाकी से उनका इस्तकबाल किया। फ़कीर ने उसी पुरअसरार अंदाज में मुझसे रईस के बारे में पूछा और मेरी ज़बान से सच बात निकल गई। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह मैंने रईस से उनका तज़किरा किया था और रईस परेशान हो गए थे। इस पर वो फ़कीर किसी सोच में गुम हो गए और फिर उन्होंने एक अजीब सवाल किया। उन्होंने पूछा कि चंद माह पहले रईस ऐसे बीमार हुए थे कि उनकी मौत का अंदेशा पैदा हो गया था। मुझे उनके दिल के दौरे का वाक़या याद आ गया और मैंने फ़कीर को बताया कि किस तरह रईस ऐसे सख्त दौरे में मुब्तला हुए थे कि मैं उन्हें मुर्दा समझ बैठी थी। फ़कीर मुझसे उस रात की तफसीलात पूछते रहे और मैंने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया। फ़कीर के चेहरे पर सुकून के आसार फैलने लगे थे और फिर वो मेरा शुक्रिया अदा करके चले गए। मेरे जहन में उस फ़कीर की पुरअसरार शख्सियत खटक रही थी, लेकिन मैंने जानबूझकर रईस से उनका तज़किरा नहीं किया। और फिर कुछ और दिन गुजर गए। एक रात मैं अपनी एक अजीज़ा की शादी में गई थी। रात गए वापस आने पर मैं घर पहुंची तो रईस मौजूद नहीं थे। बहरहाल मैंने लिबास तब्दील करके ख्वाबगाह में आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि रईस उस वक्त कहाँ गए हैं। हालांकि उनका मामूल था कि कहीं भी मुझे बताए बगैर नहीं जाते थे, लेकिन उनके तो बहुत से मामलात में फ़र्क आ गया था। मैं कहाँ तक उन पर तवज्जो देती। मैं अपनी मसहरी पर लेट गई। दिन बहुत अच्छा गुजरा था और मेरा मूड बिल्कुल ठीक था, लेकिन रईस की उस वक्त गैर हाजिरी ने मुझे दिल बर्दाश्ता कर दिया। मैं काफ़ी देर तक मसहरी पर लेटी उन्हीं ख्यालात में गुम रही और मुझे नींद आ गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। मेरी आंख खुल गई। रईस अभी तक नहीं आए थे। बराबर के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं और उन्हीं आवाज़ों से मेरी आंख खुली थी। मैं सहम कर उठ गई। पहले तो मैंने सोचा कि मुलाजिमों को बुलाकर उन्हें आवाज़ों के बारे में बताऊं, लेकिन वहां तक जाना भी एक मसला था। मैंने हिम्मत करके दरमियान के दरवाजे से अंदर झांका और मेरी आंखें दहशत से फैल गईं। मैंने एक अजीब मंजर देखा। एक स्याह सांप था और उसके सामने ही एक खौफनाक बिल्ला खड़ा हुआ था। ये बिल्ला मुझे जाना पहचाना महसूस हुआ। ये वही बिल्ला था जो उस रात मैंने देखा था, जिस रात रईस को दिल का दौरा पड़ा था और उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी और मैंने उन्हें मुर्दा समझ लिया था। वो सांप और बिल्ला दोनों इस अंदाज में एक दूसरे के मुकाबिल थे जैसे जंग करते रहे हों। सांप ने बिल्ले पर हमला किया, लेकिन बिल्ला उछलकर एक तरफ हो गया। सांप ने दूसरा हमला किया और इस बार वो बिल्ले के जिस्म पर चढ़ गया। उसने बिल्ले के जिस्म के गिर्द बल देना शुरू कर दिए और बिल्ला उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगा। कमरे में ऐसी शदीद कशमकश पैदा हो रही थी कि काफ़ी आवाज़ें पैदा हो रही थीं।
बिल्ला पूरी कुव्वत से उस दरमियानी दरवाजे से टकराया जिससे लगी हुई मैं ये खौफनाक मंजर देख रही थी। मेरी बेसाख्ता चीख निकल गई। मैं बुरी तरह कांपने लगी। रात का वक्त था। नौकरों ने मेरी चीख सुन ली और चंद मिनट के अंदर अंदर वो लाठियां लेकर आ गए। मैंने कमरे की तरफ इशारा किया और उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोल कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नौकरों ने मुझे तसल्ली दी और फिर उस वक्त तक मेरे पास बैठे रहे जब तक रईस साहब नहीं आ गए। रईस का हुलिया अजीब था। उनके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर कई खराशें थीं। मैं उनकी हालत देखकर हैरत ज़दा हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें लूटने की कोशिश की थी और उनसे झगड़ने में उनकी ये हालत हो गई थी। फिर मैंने रईस को घर में पेश आने वाले हादसे की तफसील बताई और वे फीके से अंदाज में हंसने लगे और बोले, तुम बहुत सहम गई हो। अगर ऐसा है तो हम ये मकान छोड़कर कहीं और चलेंगे। मैंने ये महसूस किया कि उनका मूड बहुत ख़राब है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि वे अचानक कहाँ चले गए थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं उनके मामलात में ज़्यादा कुरेद ना किया करूँ। बहरहाल मैं खामोश हो गई और फिर वो मनहूस घड़ी आ गई। उस दिन वे फ़कीर बाबा फिर मुझसे मिलने आए थे। उस वक्त भी रईस घर पर नहीं थे। न जाने क्यों मुझे फ़कीर बाबा के आने से रूहानी सुकून महसूस हुआ। मैंने उन्हें पूरी तफसील बता दी और उन्होंने कहा कि मैं फ़िक्र ना करूं, बहुत जल्द वे मुझे इस मुसीबत से निजात दिला देंगे। उस रात रईस थके हारे वापस आए। मैं अपने कमरे में थी। वे कमरे के दरवाजे में दाखिल होकर रुक गए और मुझे घूरने लगे। मैंने हैरत से उनकी आंखों में देखा और मेरे जिस्म को एक झटका लगा। मैं रईस की आंखों को देख रही थी। उनकी पूरी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनकी पुतली एक खड़ी लकीर की तरह हो गई थी। उस वक्त वे इंतहाई खतरनाक नजर आ रहे थे और फिर वे फटी फटी सी आवाज में बोले, तुमने उस फकीर को मेरे बारे में क्या बताया था? उनकी आवाज में अजनबियत थी। मैं होंठों पर जबान फेरने लगी। वो फिर दहाड़े, जवाब दो, तुमने उस फकीर को मेरे बारे में क्या बताया था? ये मुसीबत तुम्हारी नाजिल की हुई है, वरना वो मेरा सुराग नहीं लगा सकता था। और पहली बार मुझ में बोलने की हिम्मत पैदा हुई। मैंने कहा, तो क्या वो सच कहता है कि आप उसके दुश्मन हैं? जवाब में रईस के होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट फैल गई। उनकी आंखें अब भी उतनी ही खौफनाक नजर आ रही थीं। खूबसूरत चेहरा बेहद मकरूह हो गया और दहाने फैल गए। फिर उन्होंने कहा, हाँ, मैं उसका दुश्मन हूं और अब तुम्हारा भी। मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा कि आखिर क्यों वे उस बूढ़े फकीर के दुश्मन हैं। अभी रईस जवाब भी न देने पाए थे कि मैंने मसहरी के नीचे से एक स्याह सांप को निकलते देखा और अचानक वे जमीन पर गिर पड़े और फिर मैंने अपनी आंखों से वो भयानक मंजर देखा। रईस का जिस्म सड़ता जा रहा था और फिर चंद सेकंड कब्ल जहां रईस खड़े थे वहां एक स्याह खौफनाक बिल्ला नजर आने लगा, लेकिन उसके करीब एक इंसानी ढांचा भी पड़ा हुआ था। उसके जिस्म पर रईस का ही लिबास था। मैं दीवार से टिक गई। दहशत से मेरी जुबान गूंगी हो गई थी और फिर स्याह बिल्ले के मुंह से इंतहाई भयानक आवाज निकली, आज फैसला ही हो जाए शाह साहब, लेकिन मैं उस कमीनी को भी सजा दूंगा जिसने मेरी इस नई जिंदगी को बर्बाद किया है। ये कहकर बिल्ले ने मेरे ऊपर छलांग लगाई और मैं दहशतजदा अंदाज में चीख पड़ी। बिल्ले के दोनों पंजे मेरी आंखों पर पड़े थे और मुझे अपनी आंखों में छुरियां सी घुसती महसूस हुई। बिल्ले ने मेरी दोनों आंखें निकाल ली थीं। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर मुझे अस्पताल में होश आया। डॉक्टरों का कहना था कि मैं कई माह के बाद होश में आई थी और इस दौरान न जाने कितने वाकयात बीत गए थे। मेरी आंखें तारीक हो गई थीं और उनकी जगह सिर्फ कड़े रह गए थे। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक मेरा जहनी तवाजुन खराब हो गया था और तवील इलाज के बाद मेरा दिमाग दुरुस्त हो सका। मुझे तमाम वाकयात याद आ गए, लेकिन मेरी जुबान गूंगी थी। मैं किसी को भी वो वाकयात नहीं बता सकती थी। रफ्ता रफ्ता मुझे कुछ दूसरे वाकयात मालूम हुए जिनमें वो हैरत अंगेज बात भी शामिल थी। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि उस रात ख्वाबगाह से जो ढांचा बरामद हुआ था वो रईस का था और डॉक्टरों के ख्याल के मुताबिक उन्हें मरे हुए करीब 4 माह गुजर चुके थे। मैं सब कुछ समझने के बावजूद किसी को कुछ न बता सकी। न जाने क्यों मेरी जुबान पर ताले पड़ गए थे। चंद महीने अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहने के बाद मैं वहां से अपने मकान में वापस आ गई। वो मनहूस मकान मुझे काटने को दौड़ता था और मैं हर वक्त गुमसुम गुजरे हुए वाकयात को याद करती रहती थी। मेरा जरिया कुछ नहीं था। जो कुछ असासा था मेरे इलाज पर खर्च हो गया था। यूं भी मेरा कोई अजीज नहीं था। नतीजे में मेरे हालात ख़राब होने लगे और फिर एक दिन मैंने किसी के कदमों की चाप अपने करीब सुनी और मुझे उन्हीं फ़कीर की आवाज़ सुनाई दी। वे मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कह रहे थे, घबराओ नहीं बहन, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मुझे शर्मिंदगी है कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी आंखों से महरूम होना पड़ा। मैं तुम्हारी आंखें तुम्हें दिला सकता हूँ। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने तमाम कहानी छुपाए रखी, लेकिन तुम्हारे जहन में चंद सवालात ज़रूर होंगे। अगर तुम चाहो तो मैं उनका जवाब दे सकता हूँ। हालांकि मैं सोचती थी कि वो फ़कीर ही मेरी मुसीबतों की जड़ है, लेकिन अब जब वो एक तवील अरसे के बाद दोबारा मुझे मिले
तो मुझे उस रूहानी सुकून का एहसास हुआ जो उससे कब्ल होता था। मेरी अंधी आंखों से आंसू बह निकले और वो फकीर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगे, तुम्हारा शौहर तो उसी रात मर चुका था बहन। हाँ, उसी रात जब उस पर दिल का शदीद दौरा पड़ा था। दिल का वो दौरा जानलेवा हुआ था, उसने दम तोड़ दिया था। वो तूफानी रात थी, भयानक रात, और उन रातों में आवारा रूहें भटकती फिरती हैं। वो पनाह तलाश करती हैं, उनमें गंदी रूहें भी होती हैं। और एक गंदी रूह खिड़की के रास्ते स्याह बिल्ले की शक्ल में उस कमरे में घुस आई जहां तुम्हारे शौहर की लाश पड़ी थी। वो कूड़ा चुनने वाले की रूह थी। ये पलीद सिफली अमल करता था और एक अमल के दौरान ही मर गया था। मरने के बाद उसकी रूह गंदी होकर भटकने लगी। उसने अब भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ी थीं और मुख्तलिफ अमल किया करता था। एक रोज़ मेरा उससे सामना हो गया। उस वक्त वो एक जाप कर रहा था कि मैंने उसका रास्ता काट दिया। उस दिन से वो मेरा दुश्मन हो गया। उसने मेरे ऊपर गंदे वार किए लेकिन कामयाब न हो सका। अब मेरी उससे बाकायदा ठन गई थी। एक रात एक बुजुर्ग की मज़ार पर मेरी उससे मुठभेड़ हो गई। मैंने उसका काम तमाम कर दिया होता, लेकिन कुछ लोगों की मदाखलत से काम बिगड़ गया और वो फरार होने में कामयाब हो गया। अब उसे किसी इंसानी जिस्म की तलाश थी। न जाने किस तरह वो तुम्हारे मकान की तरफ आ निकला और यहाँ उसे रईस की लाश मिल गई। तुम अपने मुर्दा शौहर को छोड़कर बाहर भाग गई और वो आसानी से उसके जिस्म में हुलूल कर गया। इसी वजह से वापस आकर तुमने अपने शौहर को जिंदा सलामत देखा था, लेकिन वो तुम्हारे शौहर नहीं थे, सिर्फ उनका जिस्म था। उनके अंदर वही पलीद भूतियान था। तुम्हारे यहाँ तुम्हारे शौहर की हैसियत से वो सुकून की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन मैं उसे बराबर तलाश कर रहा था। फिर एक दिन तुम्हारे मकान के सामने से गुजरते हुए मैंने उसकी बू महसूस की और मैं तुम्हारे यहाँ आ गया। तुम्हारी कहानी से ही मुझे मालूम हो गया कि वो यहाँ किस रूप में है और मैं उसकी ताक में रहने लगा। लेकिन उसे भी शक हो गया था। उसने तुमसे मेरे बारे में मालूम किया और फिर वो तुमसे जलने लगा। उस रात फिर उसने मेरी आमद को महसूस कर लिया, लेकिन मुझसे कुछ देर हो गई। अगर मुझे देर ना होती तो वो तुम्हारी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मुझे अफसोस है, उसने तुम्हारी आंखें नोच लीं, लेकिन बाद में मैंने उसे खत्म कर दिया। यही वजह थी कि तुम्हारे शौहर की 4 महीने पुरानी लाश पुलिस को मिल गई। बहरहाल उसके बाद मैं तुम्हारे लिए परेशान रहा। तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर पड़ा था और मैं सिर्फ खुदा से दुआ ही कर सकता था, और खुदा ने मेरी दुआ भी कबूल कर ली। तुम ठीक हो गई। अब तुम फिक्र मत करो बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं और जिंदगी भर तुम्हें कोई तकलीफ ना होने दूंगा। मेरे उस फकीर भाई ने मेरे लिए तमाम आसाइशें मुहैया कर दी। आपसे मुलाकात हुई तो मेरे दिल में रईस की याद ताज़ा हो गई और मैंने आपसे दरख्वास्त की कि आप मुझसे मिलते रहें। फिर आपने मुझसे मेरे वाक़यात मालूम करना चाहा, लेकिन भाई की हिदायत के मुताबिक मैंने आपको कुछ नहीं बताया। और फिर उन दिनों आपने आना छोड़ दिया तो मैंने भाई से आपका तज़किरा किया। मैंने उनसे कहा कि आप नेक दिल शख्स हैं और मेरे गहरे दोस्त हैं। चुनांचे भाई ने इजाज़त दे दी कि मैं चाहूँ तो आपको सब कुछ बता दूँ। तो ये थी मेरी कहानी। रईस की बेगम की कहानी सुनने के बाद मुझे याद आ गया कि जिस रात मैं कब्रिस्तान में उन चोरों के खिलाफ ड्यूटी कर रहा था, तो उस दौरान मैंने जिस खूंखार बिल्ले और उस फकीर को देखा था, वो खूंखार बिल्ला वही था जो रईस के जिस्म में दाखिल हुआ था, और ये दरवेश फकीर वही थे जिन्होंने उस खूंखार बिल्ले से मुकाबला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और यही फकीर रुखसार के भाई थे जो उनकी हमेशा मदद करते रहे। ये हैरत अंगेज़ किस्सा आज भी मुझे याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और हमारे चैनल दास्ताने क़ल्ब को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।